नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत और उसके पड़ोसी देशों से उसके संबंध। पड़ोसी देशों से संबंधों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें जानना पड़ता है कि किन सिद्धांतों पर भारत ने अपने पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए और यहाँ संबंध बनाए और वो आज तक चल रहे हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं, उनको जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने हेतु निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब ये सिद्धांत कौन से थे और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट थे, इनको हम प्रमुख रूप से जानेंगे। सबसे पहला है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो नीति। 1991-92 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, तो इसको याद ऐसे रखना कि सिंह जो है वो पूर्व की ओर देख के बैठा हुआ है, यानी सूर्य है और सूर्य की तरफ सिंह जो है वो देख रहा है। तो नरसिम्हा राव और पूर्व की तरफ, ठीक है, देखो नीति। तो ये याद रखना आप अच्छे से कि पूर्व की ओर देखो नीति किसने दी थी? नरसिम्हा राव ने। 1992 में इस नीति का संचालन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पड़ोसी दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देश, जिसमें प्रमुख रूप से दक्षिणी कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इनके साथ सहयोग बढ़ाना ये मेन टारगेट रखा गया। इसके कारण भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के साथ राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक, ये भी देख लेना, और दोनों प्रकार के संबंध थे, राजनीतिक भी और राजनयिक भी। राजनयिक का मतलब होता है कि दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप होती है वो, और राजनीतिक मतलब आप सब जानते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो एक प्रकार की राजनीतिक समझ, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किस में आएगी? राजनीतिक में। और एक होती है राजनयिक। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से दो ये हो गई। आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर के ऊपर भी परंपरागत संबंध फिर से पुनर्जीवित हों, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया। मतलब नरसिम्हा राव की पॉलिसी ये थी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश और पूर्वी देश जो थे उन सब के साथ हमारे पहले जितने मजबूत संबंध हुआ करते थे, जब यहाँ पर जो है राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था उस समय, वैसे संबंध पुनः हम उन क्षेत्रों से स्थापित करें, जिससे कि जो भारत पहले कभी विश्वगुरु रहा करता था, सोने की चिड़िया रहा करता था, उस परम वैभव को फिर से प्राप्त कर पाए। ऐसा प्रयास नरसिम्हा राव ने कुछ हद तक किया था। ठीक, ऐसा हम इसमें कह सकते हैं, जिसे क्या कहा गया? पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके बाद आता है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत क्या था? इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो निश्चित रूप से 1996 में जब देवगौड़ा सरकार आई, एच डी देवगौड़ा की जब सरकार बनी, उस समय विदेश मंत्री थे आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। और इस सिद्धांत के अनुसार दक्षिणी एशिया में भारत सबसे बड़ा देश होने के कारण उसे अपने पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत प्रदान करनी चाहिए। उसको जो है वो अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं उन सबको एक तरफा रियायत प्रदान की जानी चाहिए। ये उनका मानना था। किसका? गुजराल का। उनका मानना था कि जितने भी हमारे पड़ोसी है ना, उनको हम देंगे सारी छूट, उनसे में कुछ नहीं चाहिए। एक तरफा छूट, एक तरफा सहयोग, हमारी तरफ से सारा सहयोग, उनकी तरफ से हम कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं करेंगे। ये पॉलिसी किसने ली थी? गुजराल ने ली थी। तो इस प्रकार जो है वो भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने हेतु पहल करनी चाहिए, न कि इस इंतजार में बैठे रहना चाहिए कि वो पहल करेंगे, यानी सामने से देश पहल करेंगे। इस बात को छोड़ करके हमें अपनी तरफ से संबंध सुधारने और बेस्ट संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, ये मान करके चला गया। और निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ा जो होता है उसको ही ज़्यादातर सोचना पड़ता है। तो गुजराल के सिद्धांत में कुछ हद तक ये ठीक था। अब पूरी तरह तो इसलिए नहीं कह सकता कि देखो संबंध जो होते हैं वो दो तरफा ही हुआ करते हैं, एक तरफा कभी संबंध बनते नहीं हैं और स्थापित पूर्णतः नहीं होते। लेकिन फिर भी गुजराल सिद्धांत का मतलब यही था कि भारत की तरफ से जितने भी पड़ोसी देश है उन सबके से संबंध स्थापित करने के लिए भारत की तरफ से पहल होगी। हम कोई शर्त नहीं रखेंगे, कोई इंतज़ार नहीं करेंगे कि वो आएँ और हमारे से संबंध स्थापित करें, हमारे से रिलेशन बढ़ाएं, ऐसा हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध खुद चलकर बनाएंगे।
और बिना कोई शर्त के बनाएंगे, में कोई शर्त नहीं होगी। ये जो पॉलिसी थी इसको क्या कहा गया? गुजराल सिद्धांत। ठीक, तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया देशों के साथ जो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी नरसिम्हा राव के समय, और नरसिम्हा राव की विशेष पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी हमने देखी गुजराल सिद्धांत की, और तीसरी जो हमारी जो मुख्य पॉलिसी है वो है इंदिरा सिद्धांत। निश्चित रूप से 1980 का दशक था। इसमें दक्षिणी एशियाई देशों के प्रति भारत ने अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। दक्षिणी एशिया के जो देश थे, लुक ईस्ट हो गया, पूर्व की ओर हमने देख लिया। पड़ोसी देशों के साथ हमने गुजराल सिद्धांत बिना शर्त के संबंध स्थापित करने की बात कर ली। अब दक्षिणी देश बच गए थे, तो दक्षिणी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमने कौन सी नीति अपनाई? इंदिरा सिद्धांत। ये हमने अपनाया, जिसके अंतर्गत किसी भी दक्षिणी एशियाई देश में भारत विरोधी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी दक्षिण एशियाई देश है ना, उसमें भारत विरोधी कोई दुनिया का देश आकर के हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमने इसके तहत तय किया। तो तीसरा सिद्धांत प्रमुख रूप से हमारे पड़ोसी देशों को लेकर के बना, वो था इंदिरा सिद्धांत। इसमें दक्षिणी एशियाई देशों के संबंध में था कि दक्षिणी एशिया के किसी भी देश में भारत विरोधी देश हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, ये तय किया गया। अगली बात आई लुक वेस्ट पॉलिसी। अब हमने चारों तरफ देख लिया, पहले ईस्ट को देखा, फिर उसके बाद साउथ को देखा इंदिरा डॉक्ट्राइन में, फिर अब हम देखेंगे वेस्ट को। और चारों तरफ के देखने के लिए बात करें तो गुजराल थ्योरी, ये बात हम समझ गए, गुजराल सिद्धांत होगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? वेस्ट की। लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो नीति। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 2005 में। इसके अंतर्गत खाड़ी देशों और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का विस्तार हुआ। आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य रखा गया, क्योंकि ज्यादातर भारतीय श्रमिक खाड़ी देशों में जाकर के काम करते थे। ऊर्जा हम वहां से आयात कर ही रहे थे पेट्रोलियम के माध्यम से, तो ऊर्जा सुरक्षा, अपने श्रमिकों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का मामला, क्योंकि हमारे आतंकवाद का मामला था और हम मानते थे कि पश्चिम से हमारे यहाँ आतंकवाद आता है, और निश्चित रूप से आता है। तो हम जानते ही थे कि हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान जो है वो बड़ी कृपा करते थे इस मामले में, हमारे आतंकवादी खूब भेजते थे। तो इस प्रकार से ये मान के चला गया कि पश्चिम की ओर हमें देखना पड़ेगा, चाहे हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमें ऊर्जा की मामला हो, चाहे हमारे श्रमिकों का मामला हो, हमें पश्चिम की ओर देखना पड़ेगा। इसलिए 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई थी, उसके बाद में इस पर विशेष रूप से काम हुआ, तो उसे क्या कहा गया? पश्चिम की ओर देखो नीति कहा गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रमुख सिद्धांत अपनाए, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और गुजराल सिद्धांत, ऐसे करके हमने पूरी तरफ से, चारों तरफ से हम बोल सकते हैं कि हमने सभी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की पॉलिसी अपनाई। शॉर्ट में हम फिर से रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्व की ओर देखो नीति नरसिम्हा राव की सरकार ने, पश्चिम की ओर देखो नीति मनमोहन सिंह जी की सरकार में, दक्षिण की ओर देखो नीति इंदिरा गांधी के सिद्धांत, या इंदिरा सिद्धांत बोलते हैं उसे, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात थी वो दक्षिण की। और उसके बाद में बाकी चारों तरफ बिना शर्त के किसी भी देश, पड़ोसी देश से संबंध स्थापित करना, ये था गुजराल सिद्धांत। ऐसे करके चार प्रमुख सिद्धांतों पर हमारे पड़ोसी देशों के संबंध निर्धारित किए गए। अब सबसे पहला पड़ोसी, जो सबसे दूर का पड़ोसी भी है हमारा, मन से दूर और भौगोलिक क्षेत्र में सबसे नजदीक, और वो कौन सा है? पाकिस्तान। भारत पाक संबंध 1947 में भारत पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के साथ ही दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे, शुरू से रहे। बंटवारे को लेकर के ही संबंध तनावपूर्ण स्टार्ट हो गए थे, और हमारे और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार था शुरू से ही, ये बात हम सब जानते हैं। इसीलिए बहुत से विद्वानों ने कुछ बातें कही, जिसमें सबसे पहले माइकल ब्रेशर का एक विचार आता है। उन्होंने कहा कि भारत पाक हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। तो अघोषित युद्ध, ठीक, कि बिना घोषणा के दातुन करना शुरू कर देते हैं, ब्रश करना शुरू कर देते हैं अपन। तो ब्रश याद रख लेना, ब्रेशर यानी ब्रश, और वो अघोषित युद्ध है अपना, ठीक है। तो अघोषित युद्ध शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको? माइकल ब्रेशर करना है। उसके बाद कुलदीप नैयर ने भी एक बात कही थी, जो भारतीय विचारक थे। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को दूर के पड़ोसी की संज्ञा दी जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी तो है लेकिन थोड़ा दूर का है, ठीक है। कुलदीप नैयर ने बात कही थी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कि भारत और पाक के बीच में जो समस्याएं रही, प्रॉब्लम्स जो रही प्रमुख रूप से, वो क्या रही। तो सबसे पहले रही देशी रियासतों की समस्या। तो हम सब जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था उस समय सबसे पहली और प्राइमरी प्रॉब्लम जो रही थी वो थी देशी रियासतों की, जिसमें जूनागढ़ रियासत का था, हैदराबाद रियासत का था, जम्मू कश्मीर रियासत का मामला था। ये 3 प्रमुख विवाद रहे उनके। तो इन तीनों विवादों को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हैदराबाद के ऊपर हमने आर्मी अटैक करके और उसे जो है कवर कर लिया था। इधर हम जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया था और जूनागढ़ की पब्लिक ने हमें सपोर्ट कर दिया था, और राजा जो कि पाकिस्तान जाना चाहता था उसके खिलाफ जाकर के पब्लिक ने हमारा सपोर्ट किया और इंडिया में सम्मिलित हुए। जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा अलग था। जम्मू कश्मीर ने कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया। जैसे उसने स्वतंत्र होने की बात कही, पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया, और पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत ने जाकर के उसका मुकाबला किया। हरि सिंह जी के कहने पर, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, उनके कहने पर भारत ने जाकर के वहाँ पे पाकिस्तान का सामना किया और पाकिस्तान को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर यूएन के हस्तक्षेप के कारण से वो मामला वहीं पे ठंडा कर दिया गया। और पीओके और आईओके, इंडिया उनकी तरफ से हमारे को बोला जाता है कि इंडिया ने ऑक्युपाई कर रखा है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, और इस प्रकार से मामला हुआ। ये हम सब जानते हैं। अब इश्यू क्या है? इश्यू ये कि रियासतों को लेकर के तो लड़ाई रही। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कुछ रियासतें जो थी वो सही रूप से नहीं बट पाई थी, क्योंकि रियासतें कन्फ्यूजन में थी कि भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं। इसलिए पहली प्रॉब्लम तो ये रही, वो थी कौन सी? देशी रियासतों की समस्या, जो हम सब जानते हैं 3 थे, 3 ही में प्रॉब्लम आई थी। एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। हैदराबाद को हमने आर्मी अटैक से, जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह से, और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे सहमति पत्र से हमने भारत में सम्मिलित किया था, क्योंकि हरि सिंह ने सहमति पत्र दे दिया था कि मैं अब भारत में सम्मिलित होना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरी बात, जूनागढ़ विवाद मैंने बता ही दिया। जनमत संग्रह का मामला मैंने बताया था कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह होकर के सम्मिलित हुआ था। हैदराबाद विवाद मैंने बताया, आर्मी अटैक के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे कार्रवाई हुई थी। ये सारे विवाद शुरुआती स्तर पर थे, ये विभाजन के कारण से उत्पन्न विवाद थे। इसी प्रकार सैन्य कार्रवाई, जो ऑपरेशन पोलो हमने हैदराबाद के अंदर किया था, ठीक, ऑपरेशन पोलो कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। तो वो जो ऑपरेशन था वो भी एक विवाद का कारण माना गया शुरुआती स्तर पर, लेकिन फिर सब सेट हो गया और ये विवाद नहीं बल्कि ये समाधान ही बनकर के सामने आए थे। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हमने फिर धीरे धीरे समाधान के रूप में एडजस्ट कर लिया और अब ये कोई समस्या नहीं है। उस समय थी जब विभाजित हुए थे, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे क्या कि विभाजन के समय उत्पन्न समस्या थी, बाद में कोई समस्या नहीं रही। इस प्रकार से आगे हम देखें तो कश्मीर विवाद जो लगातार चलता है, अब की बार 370 को हटा करके हमने लगभग उस पर कवर कर लिया उस विवाद के ऊपर। अब बचाओ आप पीओ के है तो उसको कभी किसी दिन ले लेंगे, मजबूत परिस्थिति देख करके, परिस्थितियों का भी खेल होता है कई बार। तो वो ऑब्वियस है कि वो सब हमारा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खुद राजा ने लिख करके हमें दे दिया कि ये कश्मीर मेरा भारत में विलय होता है, तो पाकिस्तान का कहीं अधिकार ही नहीं बनता और इसलिए हमारा है वो। और हमारी पार्लियामेंट ने पूरा रिजोल्यूशन पास कर रखा है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है। कश्मीर विवाद की हम जब बात करते हैं तो अलाप माइकल एक विचारक हैं जिन्होंने एक बात रखी कि कश्मीर समस्या भूमि या पानी की समस्या नहीं है। भूमि और पानी का तो कितना मामला है और बहुत बड़ा देश पड़ा है, कहीं भूमि की कमी थोड़ी है, पानी की कमी भी नहीं है, बहुत कुछ जगहों को छोड़ के बाकी पर्याप्त पानी भी है। तो फिर किस बात की समस्या है? वो समस्या है लोगों की और प्रतिष्ठा की समस्या। मोटी समस्या तो ये है, प्रतिष्ठा की समस्या है कि हम क्यों दें हमारी चीज, और ये संभव भी नहीं होता। कोई व्यक्ति अपनी चीज दे दे ऐसा नहीं होता, ठीक है। और फिर वो आज थोड़ी सी ले जाएगा, फिर कल और आगे आएगा। तो प्रतिष्ठा की समस्या है ये। अलाप माइकल ने बात कही थी कि प्रतिष्ठा की समस्या है, भूमि और पानी की समस्या नहीं है। कश्मीर विवाद जो है वो प्रतिष्ठा की समस्या बना हुआ है। अगली बात आती है 22 अक्टूबर 1947 की। तो उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने और अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था। ये बात मैंने बताई भी आपको कि 22 अक्टूबर 1947 का घटनाक्रम है वो, कि जब जम्मू कश्मीर पे जो कि एक तरह से स्वतंत्र देश बनना चाहता था, वो शुरुआती स्तर पर यही बात थी। शुरुआती स्तर पर हरि सिंह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए भारत ने डिस्टर्बेंस नहीं किया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसमें कबायली भेजे, तब हरि सिंह के बस में आई नहीं कहानी। तो उसने भारत को कहा कि भाई मैं भारत में विलय होने के लिए तैयार हूँ।
फिर 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने मामला जो है वो यूएन की सुरक्षा परिषद के अंदर फिर उठाया और वहाँ 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया और जम्मू और कश्मीर को अविलय भारत में करने की पुष्टि कर दी। देखिए 2 बड़ी बात है, हरि सिंह ने भी लिख करके दे दिया था और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो है उसने भी 6 फरवरी 1954 को पूरी तरह से रिजोल्यूशन पास करके और भारत में विलय की बात स्वीकार कर ली थी। तो किसी कंडीशन में ऐसा नहीं बनता कि पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार है, न तो वहाँ की जो संविधान सभा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ की संविधान सभा ने पूरी तरह से, चूंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में मैंने कहा स्वतंत्र प्रांत था, उस समय जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग वो स्वतंत्र देश बनने जा रहा था, तो उसने पूरा विलय किया था भारत में, रिजोल्यूशन पास करके भारत में विलय स्वीकार किया था। किसने? संविधान सभा ने। हमने यूएन को भी कहा था, तो ये गलती थी लेकिन भारत सरकार की, बार बार ये बात उठती है कि यूएन में जाने की जरूरत नहीं थी, हमारी चीज थी, हम अटैक करके ले सकते थे, ये उस समय गलती हुई थी। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों ने और अनेक पाकिस्तानियों कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही कश्मीर पे आक्रमण होता है, हरि सिंह जी लिख करके पत्र देते हैं भारत सरकार को कि भाई हमें सुरक्षा दो, हम भारत में विलय होने के लिए तैयार हैं। ठीक, हमने जाकर के आर्मी एक्शन भी किया, मामला सारा शांत भी किया, लेकिन यूएन का हस्तक्षेप हो गया। अब क्योंकि जो चीज़ ब्रिटिशर्स ने हमें दी थी उस बेसिस पे तो नहीं था, वो तो बाद में जाकर के हरि सिंह ने जो है स्वीकृति दी थी। तो ऐसे में एक बार वो मामला कहाँ पहुँच गया? यूएन पहुँच गया। और हमने कहा कि भाई राजा हमारे को लिख करके दे रहा है, तो पाकिस्तान किस बात से हमारे जो जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार मांग रहा है? यहाँ का राजा लिख के दे रहा है भारत में आने के लिए, तो यूएन में जाना पड़ा। और 1948 में भारत सरकार ने मामला कहाँ लेकर गई? यूएन की सुरक्षा परिषद में लेकर के गए। अब इस दौरान जो है वो 6 फरवरी 1954 को वो मामला चलता रहा, लेकिन 1954 के अंत की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और उस समय कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसने एक प्रस्ताव पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी और ये बात तय कर दी कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि वहाँ का राजा भी भारत में विलय चाहता था और वहाँ की जो संविधान सभा है वो भी भारत में विलय चाहती थी। बस इतना ध्यान रखना है, 1954 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, 54, ठीक। और 48 में आपको ध्यान रखना है कि मामला यूएन में भी गया था एक बार। फिर बात आती है 14 मई 1954 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 लगाया, क्योंकि जब रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भारत में विलय होना है तो फिर अब कैसे करें विलय करने का तरीका अपनाया गया। तो एक कुछ समय के लिए कि भाई जब तक व्यवस्था सेट न हो तब कुछ समय के लिए हम एक आर्टिकल लाते हैं, आर्टिकल 370, और उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बना लेंगे। और ये बना भी लिया और कुछ समय का प्रावधान रखा और जल्दी हम इसको हटा करके और सिस्टम सेट कर देंगे। जैसे कि अब हमने 370 हटाने की बात कर रखा है, 370 हटाने के बाद हमने क्या व्यवस्था कर रखी है कि भाई कुछ समय के लिए ये केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे और बाद में इनको जो है अलग अलग स्टेट बना दिया जाएगा, अलग अलग चुनाव करा दिए जाएंगे, अलग अलग विधानसभा वहाँ पे बन जाएगी। ये सारा सिस्टम हमने पहले घोषित किया है वहाँ के लिए। अब ऐसी घोषणा की, इसका मतलब कि आज जो काम है वो कुछ समय के लिए तो है, टेम्परेरी है, 2, 4, 5, 10 साल तक, आगे जाकर इस पर सुधार होना है, ये बात घोषित है। अब उस समय भी इस प्रकार का रिजोल्यूशन ही था, एक आर्टिकल जो 370 के अंदर जो विशेष प्रावधान होते हैं वो विशेष प्रावधान होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ समय की ये बात थी और अब जाकर के हमने उसे हटाया। ये बहुत पहले हट सकता था और अगर ये बहुत पहले हट चुका होता तो जो स्थिति आज जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई है, बहुत कुछ हद तक बोल सकते हैं 99% शांति स्थापित वहाँ पर हो चुकी, उसका सबसे बड़ा कारण यही तो है कि 370 हट गया, सारा सिस्टम सेट हो गया। अब वो लोग वहाँ पूरा इंडिया जा रहा है घूमने के लिए और जब पूरा इंडिया जाता है तो वहाँ पर वैसे ही कमाई हो रही है। वो भूल गए उस 370 को कि कोई फायदा नहीं था उस 370 का। वहाँ की पब्लिक खुद इस बात का एहसास कर रही है, वो कह रही है कि इसके कारण से हम कितने नुकसान में जा रहे थे हमें खुद को अंदाजा नहीं, तो और उसका कोई बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा था। तो आज वो चीज़ उनके समझ में आई, ठीक है, वो लेट समझ में आई, जो भी रहा, वहाँ की पब्लिक पूरी तरह से संतुष्ट है। अब नेताओं को तो नेतागिरी करनी होती है, वो तो सबका काम होता है, उसका तो अपन भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो उनका धंधा है। लेकिन पब्लिक और
कंट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत बेस्ट फैसला हो चुका। तो 370 जो है वो हमारे यहाँ पर अब नहीं है, ये अच्छी खुशखबरी की बात हो गई। लेकिन कुछ समय के लिए हमें जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए कुछ समय के लिए हमें ये प्रोविजन करना ही पड़ा था। वो उस समय कुछ समय का था, लेकिन लंबा खींच जाना ये गलत बात थी। अब बात आती है 26 जनवरी 1957 की, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। किंतु 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त करने और जम्मू और कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाने की घोषणा के पश्चात पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने में असफल होने के कारण पाकिस्तान की किरकिरी खूब हुई। तो इसने खूब प्रयास किया, 370 हटाते पूरी दुनिया में जाकर के उसने कहा कि बहुत बड़े गड़बड़ कर दी, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता हनन कर ली, जम्मू और कश्मीर तो हमारा है, सारा हमारा है, इस प्रकार की बातें वो कहता रहा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और भारत को पूरा सही मानते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और भारत को पूरी छूट इस मामले में दी और हर जगह उसकी किरकिरी हुई। यूएन में चला गया, कुछ नहीं सुनाई दी, कहीं पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। ये बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से जब कोई देश ताकतवर होता है ना, तो पूरी दुनिया जब ताकत के साथ खड़ी होती है तब समझ में आता है कि ताकत होना कितना ज़रूरी होता है। आज पाकिस्तान और हमारी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हमारा डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 से अबव गया। बड़ी बातें होती हैं किसी इतनी बड़े देश के अंदर इस प्रकार से डेवलपमेंट होना, ठीक। बाकी कुछ लोग अगर कुछ कहते रहें कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप है, अभी एक बड़ा ही स्पेशल आदमी है ध्रुव राठी, यूट्यूबर है वो, तो उसने क्या कि भारत में तानाशाही की बात, डिक्टेटरशिप की बात करके एक वीडियो बनाया। अच्छा खासा वायरल होना था क्योंकि विपक्ष वाले तो करेंगे इस काम, कोई ड्यूटी थी उनकी, तो उसको कर दिया वायरल। और कुछ हद तक वो खुद भी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पे था, तो निश्चित रूप से उसका होना भी था। लेकिन उसने जो एक पक्ष दिखाया वो बड़ा स्पेशल था। इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप उसने नहीं दिखाई, उसने सीधी मोदी जी वाली डिक्टेटरशिप दिखाने का ही प्रयास किया। कभी भी इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। यहाँ एक बात जरूर है, हमारे यहाँ लीडर्स को हम नायक के रूप में, हीरो के रूप में देखते हैं। ये इंडिया की अपनी विशेषता है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, उनके लिए ज़्यादा सम्मान होता है। तो ये अलग कंडीशन है। अटल जी के प्रति था, जो है इंदिरा के प्रति था, जिस समय था उस समय नेहरू जी के प्रति भी था, उससे पहले गांधी जी के प्रति हुआ करता था। तो ये बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा का एक स्वभाव है आम लोगों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि डिक्टेटर हो गया। किसी की डिक्टेटर होने का अधिकार हमने कभी नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, अगली बार उठा के फेंक दिया था और कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के जनसंघ वालों ने और सरकार बना ली थी। अगर ये डिक्टेटर हैं, अगर ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से फिर इंडिया गठबंधन बनाए, जीत जाएगा। लेकिन कुछ दिखना चाहिए ना ऐसा कि डिक्टेटर है। वास्तव में अगर ऐसा दिखता है तो जनता फैसला कर लेगी, लेकिन जनता को ऐसे प्रोवोक करना ये गलत हो जाता है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पॉइंट पे आ जाते हैं, कुछ बातें हो ही जाती है। चलिए, हाँ, इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, एक यूट्यूब के ऊपर जरूर डालूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप देख करके व्यक्ति फिर मोदी जी को देखेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी किसी भी कंडीशन में कोई डिक्टेटर हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने उठा करके सब कुछ खाली, ऐसी इतनी स्थिति बुरी कर दी थी पब्लिक की कि आज तक लोग याद करते हैं। उस आयु के लोग तो आज तो वृद्ध हो चुके होंगे। बहुत बुरी स्थिति। तो उसके लिए डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, यूट्यूब पे जल्दी आएगा। चलिए, अभी तो पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इस बात से तो स्पष्ट हो चुका कि 370 का प्रभाव समाप्त होते ही भारत ने जम्मू और कश्मीर को बहुत अच्छे स्टेटस में ला दिया, बहुत बड़ी स्थिति उसकी पहुंच गई और पाकिस्तान देखता ही रह गया। पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं कर पाया। अगली बात आती है फिर ऋण अदायगी की समस्या। जम्मू कश्मीर की समस्या के बाद दूसरी बड़ी समस्या थी ऋण अदायगी की समस्या। 1950 में नेहरू तथा लियाकत अली के मध्य समझौते से इस समस्या का समाधान किया गया। ये समस्या हुई थी कि पैसा जो है, ऋण जो आज तक हमारे ऊपर जो चढ़ा हुआ था भारत के ऊपर आज़ादी से पहले का, तो सीधी बात है, दो भाई जब बढ़ते हैं तो उसके अंदर ऋण भी बढ़ता है, कर्जा भी बढ़ता ही है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जा दिया नहीं गया था। ज़्यादातर कर्जा किसके ऊपर रख दिया गया? भारत पर ही रख दिया गया। लेकिन अब इसका समाधान तो हो भाई, कितना, चलो जो भी है, अब भारत को कितना देना है, पाकिस्तान को तो कन्फर्म तो कर, पर तेरे से दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तू जाने, लेकिन बता तो सही कितना दे देगा तू।
तो इस बात को लेकर के फिर ये नेहरू लियाकत अली समझौता 1950, याद रखना इसको। और ऋण अदायगी की समस्या को लेकर के कौन सा समझौता हुआ था? नेहरू लियाकत अली समझौता 1950 हुआ था, ठीक। और इस समस्या का समाधान उस समय किया गया। उसके बाद नहरी पानी विवाद 1960 की बात है। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य, ये भी याद रखना, जैसे 1960 अयूब खान और नेहरू के मध्य सिंधु जल संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसकी चर्चा भी काफ़ी चल रही है, क्योंकि कुछ पानी हमने रोका भी है, ठीक है, बांधों के अंदर कुछ रोका है, तो और चल भी रही है प्रोसेस। हो सकता है बड़े स्तर भी फैसला हो जाए, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चल रही है प्रोसेसिंग कि हम पाकिस्तान को कुछ पानी रोकने के विचार में हैं। तो यहाँ पर बात है कि ये कब से को प्रोविजन चल रहा है, हम पाकिस्तान को कब से पानी दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। तो 1960 में नेहरू और अयूब खान इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था, जिसका नाम था सिंधु जल संधि। 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तों को लागू कर दिया गया। अब ये दूसरी बात है कि लागू कब हुई, तो जनवरी 1961 में लागू हुई और सितंबर 1960 में संधि हुई थी। तो 60 ही याद रखना, विशेष रूप से इसे बोलते हैं तो इसको ऐसे ही है, सिंधु जल संधि 1960 और लागू हुई 1961 में, जनवरी 1961 में हो गई। इसमें जो प्रमुख रूप से बात याद रखनी है वो ये कि नेहरू वर्सेस अयूब खान, इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, संधि हुई थी। अगली बात आती है कि शरणार्थियों की समस्या। अब शरणार्थियों की समस्या हमारे यहाँ जब हुई थी वो पूर्वी पाकिस्तान से, उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, तो वहाँ से भाग करके और बांग्लादेश में शरणार्थी आकर के रहने लग गए थे। बहुत तीव्र गति से क्या हुआ था, पलायन हुआ था। वो जो पलायन हुआ था उस समय हमने जो है फिर एक्शन लिया था, आर्मी एक्शन हुआ था, सबको मालूम है, और बांग्लादेश बना दिया था, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, जो कि हम अच्छी तरह जानते भी हैं। उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के जो कुछ हुआ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे उन्होंने जो है आर्मी एक्शन किया था, उनके नेतृत्व में जो है वो आर्मी एक्शन हुआ था और पूरी तरह से हमने क्या किया था, उसे आज़ाद करवाया था। तो वो शरणार्थियों की समस्या से रिलेटेड ही था। तो ये समस्या थी, आज भी है ये प्रॉब्लम। आज भी बहुत से हिंदू शरणार्थी भारत आते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी भारत अलग अलग प्रकार के, अभी बीजेपी सरकार वो एक्ट लाई रही है, जिसके तहत पाकिस्तान, भारत और अन्य पड़ोसी देशों के जो हिंदू हैं वो भारत में आकर के रह सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रोविजन चल रहा है, आप सबको उसकी जानकारी निश्चित रूप से है, ठीक। उसको उन सब के ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, लंबा हो जाएगा कुछ यहाँ पे, और रिलेटेड भी नहीं है यहाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी इतना ध्यान रखना है कि शरणार्थियों की जो समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच थी, उसका सॉल्यूशन भी भारत और पाकिस्तान ने मिलकर, जब 1971 के अंदर भारत बांग्लादेश, जब हमने बांग्लादेश बनाया था, उस समय बहुत हद तक समस्या का समाधान, उस समय शरणार्थियों की समस्या का समाधान हो गया था। फिर बात आती है 1965 के अंदर कच्छ के रण के लिए लेकर के जो युद्ध हुआ, 65 और 71 के दो युद्ध हुए थे पाकिस्तान से, जो प्रमुख रूप से काम के रहे। फिर उसके बाद में हमने करगिल युद्ध किया था, वो एक अलग कंडीशन वाला युद्ध था, लेकिन जो 65 और 71 वाले दो युद्ध थे ये प्रमुख रूप से हमें ध्यान में रखने हैं। तो 65 में कच्छ के रण को लेकर के युद्ध हुआ, ठीक, और ताशकंद समझौता उसके संदर्भ में हुआ। ये बात तो सीधी सीधी लाइन याद रख लेनी आपको, ठीक। कब की बात है, 65, कच्छ का रण, ठीक, इसको लेकर के पहले युद्ध हुआ। फिर उसके बाद वो बांग्लादेश को लेकर के, वो जो एरिया है उसको लेकर युद्ध हुआ था। दोनों टाइमिंग ध्यान रखना। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि कौन सा युद्ध, रटने के चक्कर के अंदर इधर उधर हो जाता है मामला। तो पहले याद रखो 65 वाला युद्ध था वो कच्छ के रण को लेकर है, जो गुजरात और राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, पहले यहाँ और फिर उसके बाद वहाँ। तो पहले हमारे पास लड़ाई हुई और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई प्रमुख रूप से हुई थी। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि सारे बॉर्डर तो उस समय एक्टिव किए जाते हैं, लेकिन लड़ाई वहीं हो रही थी। तो सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयास से लाल बहादुर शास्त्री और पाक राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भी इसको लेकर के हुआ। यानी सीधी सी बात है कि 65 में युद्ध हुआ, कच्छ के रण को लेकर हुआ, फिर इसके लिए समझौता हुआ कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन जो है उन्होंने बुलाया और वहाँ पर जो है अयूब खान भी गए और लाल बहादुर शास्त्री भी गए, जाकर के समझौता हुआ और समझौते को नाम दिया गया ताशकंद समझौता, क्योंकि ताशकंद में हुआ था। और 66 आपको याद रखना है इसको, क्योंकि 65 के बाद 66 सीधा सा है, तो कोई दिक्कत नहीं। दो याद रखने, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, दो तो नाम याद रखना। तीसरा नाम याद रखना सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन का, ठीक।
65 और 66 याद रह जाएगा। रीजन पूछे तो याद रहेगा कच्छ का रण। क्लियर। अगली बात आती है 71 के अंदर। तो 71 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के हुआ, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान उसे कहते थे, जिसे हमने बाद में बांग्लादेश बनाया। 16 सितंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जनरल नियाजी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो दो नाम याद रखने यहाँ पर भी फैक्ट के रूप में, कि उधर जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ से जनरल नियाजी थे, ठीक है, नियाजी मियाजी ऐसे याद रख लेना, क्योंकि मुस्लिम तो थे वो, तो उससे याद रह जाएगा। और इधर जो है जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक। तो नियाजी वर्सेज जगजीत सिंह अरोड़ा के बीच में ये संधि हुई, समझौता हुआ, और पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना दिया गया, उस समय नहीं लेकिन बाद में घोषणा कर दी गई कि ये बांग्लादेश बनेगा। लेकिन वहाँ समर्पण जो हुआ था वो जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जो है नियाजी ने पूर्णतः समर्पण कर दिया था, पूरे सैनिकों ने वहाँ हथियार डाल दिए थे, ठीक। और ये बहुत 72 घंटे में ऐसी कार्रवाई हुई थी, ऐसा कहा जाता है इसके संदर्भ में। फिर आता है शिमला समझौता, और निश्चित रूप से इसको लेकर के हुआ था। तो 28 जून 1972 को, यानी पूरी पाकिस्तान के ऊपर जो मामला हुआ उस सारे मामले को सेट करने के लिए फिर ये समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। तो यहाँ फिर दो नाम याद रखने हैं, इंदिरा गांधी के जुल्फ, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य समझौता हुआ, जिसे 3 जुलाई 1972 को लागू भी कर दिया गया। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, 71 के अंदर हुआ पूरी पाकिस्तान को लेकर के युद्ध, जिसमें दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, भारत की तरफ से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उधर से जनरल नियाजी, ठीक। उसके बाद समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उसका नाम था शिमला समझौता, यानी वो जो आपस में मिलकर के शिमला मिर्ची खाते हैं भारत और पाकिस्तान वाले, ऐसे याद रखना। तो शिमला समझौता हुआ, और उसमें दो व्यक्ति कौन कौन थे, उसमें थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के नाम यहाँ याद रखने आपको। तो ये फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक। इसमें जून जुलाई को कोई इशू नहीं है, 72 याद रखना, 71 और 72, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो इतिहास था हमारा, हमारे विवादों का इतिहास था, लेकिन वर्तमान में क्या समस्या है, आज क्या चल रहा है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बड़ी है, देखो, वो आतंकवाद छोड़ेगा नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, सीधा सीधा कंसेप्ट है। और मोदी जी का तो अब स्पष्ट कंसेप्ट है कि मुझे अपना विकास करना, तेरे चक्कर में पसार होंगे, यहाँ पे चर्चा ही नहीं करते, बाकी कामों में लगे रहते हैं, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, कोई मतलब नहीं है, विदेश मंत्री भी कोई कनेक्शन नहीं जोड़ते, कोई चर्चा ही नहीं होने देते। सारा मामला कौन सा चलता है, पूरी दुनिया को ग्लोबल जो है वो समिट होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संबंध में कोई चर्चा नहीं, पूरी तरह से आइसोलेट, पूरी पॉलिसी है। तो फिर समस्याओं के तो कुछ तो हैं ही, तो सॉल्यूशन तो होने की बात चलो नहीं हो रही, लेकिन क्या है फिर समस्याएं। तो सबसे पहले पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन, हम सब जानते हैं। 1993 में बम्बई विस्फोट हुआ था और उसका आतंकवादी वहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है। 2001 के अंदर भारतीय संसद पे आक्रमण करवाया था, उसके आरोपी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। 2008 में मुंबई ट्रेन के अंदर विस्फोट हुए थे, और उस जो विस्फोट हुए थे उनको लेकर के भी पाकिस्तान का रुख हमेशा एक इस प्रकार का रहता है कि हमने कुछ नहीं करवाया, बल्कि करवाया सारा उसने था। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले उसने करवाए। तो 8 के अंदर आतंकी हमले, उससे पहले 1 में भारतीय संसद पर हमला, और 93 में मुंबई बम विस्फोट, ये सारे पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवादी हमले थे। और एक और था जो हाल ही में हुआ, पुलवामा में सीआरपीएफ को लेकर के बस को के ऊपर 2019 के अंदर जो पुलवामा अटैक जिसे हम बोलते हैं वो करवाया, किसने कराया, पाकिस्तान ने कराया। जिहादियों की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्या, वो जिहाद का जो नारा देते हैं पाकिस्तान से आता है, सारा मसाला पाकिस्तान में तैयार होता है, वो सब कुछ पाकिस्तान से आता है। तब हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है, और वहाँ का जो मामला था वो सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी थी कि इलाज हो गया था। अब कई दिन लगेंगे उनको आतंकवादी पैदा करने में, एक बार तो इलाज पक्का हो गया। फिर तुलबुल जल परिवहन परियोजना, ये जो झेलम का विवाद है, ये एक इकोनॉमिक विवाद बोल सकते हैं कि जो विवाद सुलझ सकते हैं, बाकी तो ये तो नीयत खराब है, उसका कोई इलाज थोड़ी है, ये तो सब आतंकवादी हमलों के लेकर के है, तो उसको आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ कुछ इश्यू बनते हैं, इन पे चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सब खत्म हो तब ये हो ना, ये बड़ी बात हो रही है। तुलबुल जल परिवहन परियोजना का जो मुद्दा है वो जो कि झेलम नदी में बना हुआ है। इसी प्रकार से सर्क्रिक विवाद है, ऐसे ही सियाचिन विवाद है। तो ये सर्क्रिक और सियाचिन, अब नाम याद रखने, एग्जाम में तो आपको नाम पूछेगा,
तो ये नाम याद रखने हैं आपको। 3 विवाद प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं, बाकी तो देखते ही समझ जाओगे कि सारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन ये 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? तुलबुल जल परिवहन परियोजना, सरक्रिक और सियाचिन। ठीक, तो सर, सिया और तुलबुल, तो वहां पे सर पे सी लगता था, सर्दी लगती थी, तो 2 तो नाम यही याद रह जाएंगे पाकिस्तान के पास बॉर्डर के ऊपर। और तुलबुल परियोजना आपको अच्छे से याद रखनी है, 3 नाम याद रख लेने हैं। अगली बात आती है, अगली विवाद कुछ देख लेते हैं, वो है बगलीहार बांध परियोजना जो चिनाब नदी पे बना हुआ है, उसको लेकर के विवाद है। बुंजी परियोजना, तो बगलीहार और बुंजी ये 2 ये ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक, सिंधु नदी के ऊपर पीओके के अंदर प्रस्तावित है कौन सी परियोजना? बुंजी परियोजना। इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि पीओके हमारा और वहां पर जो है ये जो परियोजना चल रही है तो हम तो उस पर अधिकार हमारा होना चाहिए, तो इसको लेकर के भी मामला चल रहा है। ये पाक और चीन की संयुक्त परियोजना है, कौन सी? बुंजी परियोजना, जो कि विवादित क्षेत्र में बनाई गई क्योंकि वो क्षेत्र पीओके पूरा हमारा है, तो इसलिए ये विवाद का विषय अपने आप बन गया। चीन तथा पाकिस्तान के हस्तक्षेप की नीति और पाकिस्तान को समर्थन, चीन क्या करता है? पाकिस्तान को समर्थन देता है। किशन गंगा परियोजना, इसको लेकर के विवाद है, तो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ये तो याद रह जाएगा आपको, बुंजी, बगलीहार और किशन, तो कै और बै। ठीक है, ये इस प्रकार से नाम आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। इसी प्रकार बै से एक और है, बलूचिस्तान को लेकर के विवाद है क्योंकि ब्लूच लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं, बहुत से लोग बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चलता रहता है कि हम भारत में सम्मिलित हों, और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान वाले जो है बलूचिस्तान को अपने पास दबा कर रखते हैं और एक तरह से तानाशाही वहां दिखाते हैं। और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि यहाँ से आतंकवादी गतिविधियां आप हमारे ऊपर कराते हो, जैसे कि हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के थ्रू आतंकवादी आप भेजते हो, ऐसे पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान के थ्रू जो है वो हमारे यहाँ आतंकवादी आप भेजते हो। ये इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, तो ये भी एक विवाद का क्षेत्र हो गया बलूचिस्तान। अब बात आती है कि संबंध सुधारने के कुछ प्रयास भी हो रहे हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था लाहौर घोषणा पत्र। लाहौर घोषणा पत्र की हम जब बात करते हैं तो 21 फरवरी 1999 को प्रधानमंत्री अटल जी गए थे, लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा उन्होंने की थी और दोनों देशों के मध्य लाहौर घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। निश्चित रूप से अटल जी ने शांति का प्रयास किया था और लाहौर बस यात्रा शुरू की थी कि भाई लाहौर से यहाँ यात्री आ सके, यानी पाकिस्तान से यात्री आ सके, यहाँ से पाकिस्तान जा सके, तो इसको लेकर के लाहौर बस यात्रा, लाहौर बस कूटनीति बोलते से, वो शुरू की थी अटल जी ने। एक प्रयास था ये। इसमें क्या क्या हुआ था? स्थायी प्रगति का विचार था, शांति, स्थिरता, प्रगति, इन सब का आह्वान था, लेकिन वो तो कंप्लीट करके आए नहीं, अटल जी यहाँ पहुंचे नहीं कि उधर से उन्होंने करगिल युद्ध कर दिया, तो उनके लिए वो चीज़ नहीं है, वो चीज शांति, ये शब्द अच्छे नहीं लगते उनको, तो ठीक है ना। वाजपेयी जी ने कहा था उस समय कि इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल सकते, मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात अटल जी ने कही थी, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में घुसता नहीं इस मामला, ये ऐसी जो कंडीशन है वो उनके दिमाग में नहीं जाती है, वो लोग ऐसे ही हैं। जो जैसे मैंने बताया ना, मोदी जी इस मामले में पूरा ध्यान रखते हैं कि इनसे माथापड़ी करनी नहीं, छोड़ो इनको, ठीक है, ऐसी पॉलिसी इसीलिए रखते हैं। अब उस समय देखो, जब ये जो है लाहौर बस यात्रा करके आए, इधर करगिल संघर्ष शुरू कर दिया 9 मई 1999। फरवरी में अटल जी जाके आए थे और मई में तो ये करगिल संघर्ष शुरू कर दिया इन्होंने। एलओसी उल्लंघन, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क को तोड़ने का प्रयास किया गया। श्रीनगर और लेह के बीच का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे उड़ाने का प्रयास था कि इससे तोड़ दें तो फिर भारत का आना जाना बंद और फिर जो है जम्मू कश्मीर हमारा, ऐसे कंट्रोल करने का उन लोगों ने प्रयास किया था ये। लेकिन यहाँ पर भारत की ऐतिहासिक विजय हुई थी, भारत जीता था और पूरी तरह से करगिल युद्ध में बहुत बुरी उनकी हार हुई थी। शासन परिवर्तन की जब बात कर ले तो वहाँ पर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब वो व्यक्ति जो परवेज मुशर्रफ था, उसने आर्मी के अंदर जब उसने कोशिश की और यहाँ से हार गया, तो हारने के बाद जाकर के परवेज मुशर्रफ को हटा करके उसने शासन पे कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ वो व्यक्ति था जिसने ये करगिल संघर्ष भी करवाया और हारने के बाद जाकर के पाकिस्तान के ऊपर शासन भी शुरू कर दिया। मुशर्रफ का कहना था कि दक्षिण एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारों का प्रयोग संभव है, कि कश्मीर को लेकर के परमाणु हथियार हो जाएंगे, परमाणु हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान कर देगा। किसको लेकर के? कश्मीर मुद्दे को लेकर के। ऐसा धमकाने का प्रयास कई वर्षों से करते रहे, उसमें मुशर्रफ ने धमकाया था हमारे कुछ समय। लेकिन जैसे मोदी जी आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने दीपावली पे पटाखे छोड़ने के लिए परमाणु हथियार नहीं रख रखे,
कि आप परमाणु हथियारों से मिट रहोगे, हम भी काम में लेने के लिए रख रखे उनको। तो उसके बाद में उनका वो भ्रम भी निकल गया पाकिस्तान का। आगरा शिखर वार्ता होती है फिर 14 से 16 जुलाई 2001, अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ के मध्य वार्ता जो असफल रहनी थी, सोच ही अलग है। बिना सहमति के इस्लामाबाद वो रवाना हो गए। और अब जो राष्ट्राध्यक्ष जैसा भी है, हमें क्या मतलब है, तो उससे वार्ता करनी थी। और वार्ता 2001 में हुई। अटल जी ने कहा ठीक है आगरा आ जाओ, बात कर लेते हैं। बात असफल रही क्योंकि उसको सुधारना ही नहीं था, मामला सुधरने वाला था ऐसा कहा जाता है। बहुत से पत्रकार कहते हैं कि ये मामला सेट हो जाता उस दिन जम्मू कश्मीर वाला, लेकिन कुछ कारणों से वो ऐन वक्त पे जाकर के मामला खत्म हो गया और वो की वो स्थिति बनी रह गई। अब अगली बात आती है क्रिकेट कूटनीति। वो क्या है वो देख लेते हैं। क्रिकेट कूटनीति था मुशर्रफ की दिल्ली यात्रा। मुशर्रफ फिर से दिल्ली आए, क्रिकेट कूटनीति हुई और ये होती है 2005 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल की बात है और उनसे मिलने के लिए मुशर्रफ आते हैं। दिल्ली लाहौर बस सेवा फिर से प्रारंभ होती है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा प्रारंभ होती है। खोखरापार मुनाबाव मध्य रेल संपर्क शुरू होता है, मतलब संपर्क शुरुआत कर दी। कब की बात है 2005 की। कब मतलब मनमोहन सिंह जी आए तब से। लाहौर अटारी के बीच समझौता एक्सप्रेस शुरू किया गया। अमृतसर लाहौर बस शुरू की गई। कहने का मतलब संपर्क शुरू हो गए। इसमें रटने कुछ चीज़ नहीं है, इसका एक एंगल समझना है कि हमने यहाँ पे संबंध शुरू कर दिए। ठीक। 27 जुलाई 2011 पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आती है 2011 में और वहाँ एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, वो है कि भारत को MFN का दर्जा प्रदान करने के ऊपर सहमति बन जाती है। अब अगली बात आती है कि 1 अप्रैल 2013 को भारत ने पाक के वरिष्ठ नागरिकों के आगमन पर सुविधा शुरू कर दी, यानी एक वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था जो है वो भारत ने दी, पाक के वरिष्ठ नागरिकों को दी। ठीक, अब वो अपना वीजा लगाएं और आ सकते हैं भारत। इतनी चीज़ हमने कब दी 2013 में। ये सब कांग्रेस कार्यकाल में हो रहा है। मोदी जी ने आने के बाद भारत पाकिस्तान से किसी एक पूरा शुरू में तो फुल प्रयास किया, प्रधानमंत्री को यहीं बुला लिया था जब मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय निमंत्रण दिया था बाकायदा। लेकिन जब फिर बाद में जब गड़बड़ होने लगी ना, फिर बंद ही कर दिया, सारा बातचीत ही बंद है, सारा मामला ही बंद। फिर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार का गठन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ यहाँ पर आए थे। फिर 2015 की बात कर ले तो भारत और पाक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के मध्य बैंकॉक में वार्ता हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 2015 की बात है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो शुरू से ही हैं, उस समय से, तो उनके और पाकिस्तान के मध्य जो है वो बैंकॉक वार्ता हुई थी एक बार। ये इंपॉर्टेंट रही थी। 2015 को इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस समय उस कार्यकाल के दौरान पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज के मध्य जो है वार्ता उस समय भी हुई थी। यानी उस समय सुषमा स्वराज ने प्रयास किए थे एक बार कुछ हद तक, लेकिन सारे काम ठीक चल रहे थे। वो तो गड़बड़ तो उन लोगों ने जो है वो 2019 के बाद ज़्यादा मजबूती से करनी शुरू कर दी। उसके बाद तो भारत ने देखना बंद ही कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके तोड़ फोड़ के सेंटर में लाकर छोड़ दिया उनको। अब भुगतो अपना सारा मामला। और जब 2015 का जो ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन था, इसमें जब सुषमा स्वराज गई थी तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जरूर हुई थी उस समय, जैसे पारंपरिक विश्वास का सृजन किया जाए, जम्मू और कश्मीर तुलबुल परियोजना, सियाचिन, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, धार्मिक पर्यटन, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज, इन सब मामलों के ऊपर कुछ सहमति बनी थी जो नॉर्मल मामले थे, लेकिन कुछ हुआ गया था नहीं तो कोई मतलब भी फिर निकला नहीं। वैसे इतना ध्यान रखना कि 2015 में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के अंदर सुषमा स्वराज वहां पर गई थी। कहां पर? इस्लामाबाद। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगली बात आई फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ के जन्मदिन के ऊपर लाहौर वो गए, सीधे पहुंच गए वहां पर और भारत पाक रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश की थी। एकदम से बिना बताए वहां पर पहुंच गए थे और कोशिश की थी कि अच्छे संबंध स्थापित हो। ये भी 2015 का ही प्रयास था। फिर उड़ी में आतंकवादी कार्रवाई हो गई और उसके पश्चात 2016 को भारत ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उसके बाद तो करना ही था। उड़ी अटैक के बाद हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। 1 जनवरी 2017 को दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और जेल में बंद कैदियों का आदान प्रदान कर दिया। ये दोनों की जरूरत थी, इसलिए हो गया। भ्रष्टाचार के आरोप के दोषी करार दिए जाने के पश्चात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 28 जुलाई को त्यागपत्र दे चुके थे और
पनामा पेपर्स मामले में पाक सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के आधार पर प्रधानमंत्री पद से नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित कर दिया था। ये उनका मामला था, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ठीक है वहां नवाज शरीफ हट गए थे, कुल मिलाकर ये था। इसमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है। पनामा पेपर्स जरूर उस समय फेमस हुआ था, तो पनामा पेपर्स ध्यान रखना, उसके कारण से नवाज शरीफ को हटना पड़ा था। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री उस समय बन गए थे। अभी नए चुनाव हो ही गए। उसके बाद में जो घटनाक्रम था उस पर हमने चर्चा पहले कर ही ली, 2019 से घटनाक्रम पर भी चर्चा कर ली। अपने को जो याद रखना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जो मैंने पूरा पढ़ाया भारत पाक रिलेशनशिप, इसमें इतना ध्यान रखना, जो विवाद है उनके नाम याद रखना, जो महत्वपूर्ण सन मैंने बताई वो याद रखना, और जो जितने भी नेताओं के नाम आए ना वो सारे याद रखना। ठीक, ये प्रमुख चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, और जो समझौते हुए वो तो ऑब्वियस रख ही लोगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ जाओगे, जो मैंने थोड़ा टाइम लगाया वो इंपॉर्टेंट है, और जिनको मैं खींच गया वो समझ लो कि बिना काम की चीजें हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखनी है बस उनका, और कोई सेंस उनका नहीं निकलता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।